नमस्कार दोस्तों, मैं कौशल बांधे राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय लोरमी डिस्ट्रिक्ट मुंगेली में अतिथि व्याख्याता के रूप में पदस्थ हूँ। दोस्तों आज हम अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ के अंतर्गत संचालित महाविद्यालय राजीव गांधी शासकीय कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय के अंतर्गत आपका MA द्वितीय सेमेस्टर का तृतीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत दोस्तों आज हम देखेंगे जाति एवं जनजाति इतिहास लेखन। जाति एवं जनजाति इतिहास लेखन। तो चलिए दोस्तों आरंभ करते हैं। हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था की भांति जाति व्यवस्था भी एक सामाजिक संस्था है। हिंदुओं में वर्ण व्यवस्था की भांति जाति व्यवस्था भी एक सामाजिक संस्था है। कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द कास्टा से निकला है। जो कास्ट शब्द है दोस्तों, कास्ट शब्द, जो कास्ट शब्द है वह पुर्तगाली शब्द कास्ट शब्द जो है पुर्तगाली जो शब्द कास्टा से निकला है। कास्टा से निकला है। कास्ट जो शब्द है वह पुर्तगाली शब्द कास्टा से निकला है, जिसका अर्थ प्रजाति अथवा नस्ल है। जिसका अर्थ जो है प्रजाति अथवा नस्ल है। प्रजाति अथवा नस्ल है दोस्तों, नस्ल है। इस शब्द का लैटिन शब्द कास्टस से भी निकट संबंध स्वीकार किया जाता है। इस शब्द का जो कास्ट शब्द है, इस शब्द का निकट संबंध जो है लैटिन शब्द के कास्टस से निकट संबंध जो है स्वीकार किया जाता है, जिसका तात्पर्य है अमिश्रित अथवा जाति से है। जिसका तात्पर्य है अमिश्रित अथवा जाति से है। वास्तव में जाति से तात्पर्य एक विशिष्ट आनुवंशिक जाति समुदाय से है। वास्तव में जाति से तात्पर्य एक विशिष्ट आनुवंशिक जाति समूह से है जो विभिन्न जाति प्रथाओं पर आधारित है। वास्तव में जो जाति से तात्पर्य एक विशिष्ट आनुवंशिक जाति समूह से है जो विभिन्न जाति प्रथाओं पर आधारित है। अतः स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि एक जाति के अंतर्गत केवल वही लोग सम्मिलित किए जाते हैं जिनके समान प्रकार के अनुष्ठान और परंपराएं होती है। यानी एक प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों कि एक जाति के अंतर्गत वही जो है एक जाति के अंतर्गत केवल उन्हीं को सम्मिलित किया जा सकता है या शामिल किया जा सकता है जिनमें एक ही प्रकार के अनुष्ठान या और परंपराएं जो है होती हो। जाति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग जो है परिभाषाएं दी है। जाति के संबंध में जो है विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। जाति के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। रिजले ने इस संदर्भ में लिखा है। रिजले किसने दोस्तों? रिजले ने इस संबंध में लिखा है, यह परिवारों अथवा उनके समूह का संग्रह है। क्या? यह परिवारों अथवा उनके समूह का संग्रह है जिनका एक सामान्य नाम होता है, जो एक ही प्रकार के आनुवंशिक व्यवसाय करने का दावा करते हैं, जो उन लोगों के द्वारा जो अपना मत प्रदर्शित करने के योग्य हैं एक रूप समुदाय समझे जाते हैं। यानी कहीं रिजले ने एक ही प्रकार की जाति व्यवस्था को, जो एक ही समान विचारधारा से प्रेरित हो, जो उनके एक ही रहन सहन हो, खान पान हो, जो है वह जो उनके जो है आनुवंशिक व्यवसाय हो, इस प्रकार जो है इस व्यवस्था को हम क्या कह सकते हैं, उन्होंने जाति के रूप में परिभाषित करने का रिजले ने प्रयास किए हैं। चार्ल्स क्रूल की मान्यता है कि इसी प्रकार दोस्तों चार्ल्स क्रूल ने भी दोस्तों क्रूल की मान्यता है कि चार्ल्स कुल की मान्यता है
इनके इनके चार्ल्स कुल के अनुसार जब कोई एक वर्ग पूर्ण रूप से आनुवंशिक होता है तो हम उसे एक जाति का रूप कह सकते हैं। यानी जब कोई एक वर्ग पूर्ण रूप से जो है आनुवंशिक होता है तो हम उसे एक जाति कह सकते हैं, उसी प्रकार दोस्तों क्रोबर ने भी जाति को परिभाषा करते हुए लिखा है। उसी प्रकार क्रोबर ने जाति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि एक जाति मनुष्य की इकाइयों का अंतर्विवाह वाला और वंशानुगत वह छोटा भाग है जिसकी मर्यादा ऊंची या नीची है। यानी एक जाति मनुष्य की इकाई का अंतर्विवाह वाला और अनुवांशिक वह छोटा भाग है जिसकी मर्यादा ऊंची अथवा नीची होती है। वस्तुतः जो है जन्म जाति के निर्धारण करने में आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कहा जा सकता है। दोस्तों वर्तमान समय में जो जाति है वह जो व्यवस्था थी, जो प्राचीन समय में जो जाति व्यवस्था थी वह कर्म पर आधारित थी, लेकिन वर्तमान में दोस्तों जो जाति व्यवस्था है वह जन्म पर आधारित है। इस प्रकार जो है वर्तमान समय की जो जाति व्यवस्था है वह जो क्या है उचित नहीं है। और जो पहले समय की जो जाति व्यवस्था थी उसमें जो है दोस्तों कर्म पर आधारित जो जाति व्यवस्था था उसमें किसी भी प्रकार के भेदभाव जो है नहीं की जाती थी, क्योंकि जिनका जैसे कर्म था उनको उसी जाति व्यवस्था उसी जाति श्रेणी के अंतर्गत जो है समाहित कर दी जाती थी। सॉरी दोस्तों, तो हाँ आज हम देखेंगे दोस्तों जन्म जाति के निर्धारण करने में आज सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण कहा जा सकता है, जिसको हम जन्म के आधार पर ही जाति को निर्धारित किया जाता है। यही एक प्रमुख कारण है। यानी जन्म के आधार पर वर्तमान में जाति को निर्धारित किया जाता है दोस्तों। अगर आज हम उसके बाद दोस्तों कि आगे है भारत में जाति व्यवस्था का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ। भारत में जाति व्यवस्था का उद्भव एवं विकास। भारत में जाति व्यवस्था का उद्भव एवं विकास। भारत में जाति व्यवस्था का उद्भव एवं विकास दोस्तों। विद्वानों की यह धारणा है कि ब्राह्मणों ने अपनी जाति शुद्धता को बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था को जन्म दिया था दोस्तों। जो जाति व्यवस्था थी दोस्तों उसमें कुछ विद्वानों कहते हैं कि ब्राह्मणों ने अपनी जाति शुद्धता को बनाए रखने के लिए इस व्यवस्था को जन्म दिया था। साथ ही समाज में वह अपनी स्थिति को समवस्था को बनाए रखने के लिए वे इच्छुक थे ताकि अन्य लोगों पर उनकी प्रभुत्व जो है बनी रहे। फ्रांसीसी विद्वान अबेदू बाय ने स्पष्ट इस संदर्भ में लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है, जाति प्रथा ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई चातुर्यपूर्ण योजना है। इसमें जो है फ्रांसीसी विद्वान दोस्तों अबेदू बाय ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि जो जाति प्रथा है वह ब्राह्मणों द्वारा बनाई गई चातुर्यपूर्ण योजना है। वस्तुतः वह अन्य जातियों पर अपनी सर्वस्वता को स्थापित किए रखने के पक्षधर थे। जो ब्राह्मण थे दोस्तों, जो उच्च वर्ग थे, वे निम्न वर्ग पर अपनी सर्वस्वता को बनाए रखने के पक्षधर थे। उसी प्रकार डॉक्टर घुरिये ने भी इस संदर्भ में लिखा है कि जाति प्रथा इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों की संतान है। जो जाति प्रथा है वह इंडो आर्यन संस्कृति के ब्राह्मणों की संतान है, जो कि गंगा यमुना के मैदान में पली और वहाँ से देश के अन्य भागों में ले जाई गई। यानी एक प्रकार से दोस्तों जो डॉक्टर घुरिये ने भी इस संदर्भ में कहा कि जो जाति व्यवस्था है, जो जाति प्रथा है, वह इंडो आर्यन जो है ब्राह्मण जाति व्यवस्था के अंतर्गत ही इस प्रकार का उद्भव हुआ दोस्तों, इसका जन्म हुआ। दूसरी बात है दोस्तों, दूसरी मान्यता यह है कि जाति व्यवस्था, जाति स्वयं ब्रह्मा की रचना की ही है।
यानी एक प्रकार की दूसरी विचारधारा की मान्यता, दूसरी प्रकार की विचारधारा के लोगों की ये मान्यता है कि जो जाति है वो एक प्रकार के ब्रह्मा की ही देन है। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में जाति से संबंधित वर्णन से इस तथ्य की पुष्टि होती है। इसमें यद्यपि इसमें दोस्तों इतिहास के जो ऋग्वेद जो वेद है दोस्तों, जो 4 वेद है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, उसमें ऋग्वेद में हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में दोस्तों हमें जाति व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है। 4 जाति व्यवस्था के बारे में वर्णन मिलता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। यानी एक प्रकार से स्पष्ट रूप से इसमें इसलिए इस वेद के आधार पर जो है बहुत सारे विद्वानों ने ये मान्यता, ये जो विचार दिए हैं कि कहीं न कहीं जो है जाति व्यवस्था ब्रह्मा जी की रचना ही है। लेकिन ये जो व्यवस्था थी दोस्तों, ये वो भी जो व्यवस्था जो है ऋग्वेद में हमें मिलता है, वह कर्म के आधार पर जो है जाति व्यवस्था को निर्धारित करने का प्रयास किया गया है। यानी उस समय जो जाति व्यवस्था थी, ऋग्वेद में जो जाति व्यवस्था निर्धारित की गई है वे जो है कर्म के आधार पर है, न कि जन्म के आधार पर। लेकिन वर्तमान में जो जाति व्यवस्था निर्धारित की जाती है वे कर्म के आधार पर निर्धारित की जाती है, जो असंगत है दोस्तों। तीसरी मान्यता यह है दोस्तों कि जातियों के नाम उनके व्यवसाय के सूचक है। तीसरी मान्यता यह है कि जो जातियों के नाम उनके व्यवसाय की सूचक है। नेस्फील्ड ने लिखा है, नेस्फील्ड ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि व्यवसाय भारत में जाति प्रथा के उद्भव में सहायक व उत्तरदायी है। जो व्यवसाय है वह भारत में जाति प्रथा के उद्भव और विकास में वह क्या है, सहायक व उत्तरदायी है। बौद्ध धर्म में भी कार्य के अनुसार जाति के निर्धारित किए जाने का वर्णन प्राप्त होता है। यद्यपि दोस्तों हमें बौद्ध साहित्य में भी कर्म के आधार पर जाति व्यवस्था का निर्धारित होने का जो है जानकारी हमें उपलब्ध हमें बौद्ध साहित्य से प्राप्त होती है। उसी प्रकार चौथा मान्यता है दोस्तों कि विद्वानों ने जाति का निर्धारण प्रजाति गुणों के आधार पर किए जाने का भी उल्लेख किया है। कुछ विद्वान है दोस्तों जिन्होंने जो है जाति का निर्धारण जो है प्रजाति गुणों के आधार पर किए जाने का उल्लेख किए हैं। लंबी नाक और गौर वर्ण के लोग जो है आर्य तथा चपटी नाक व काले रंग के लोग अनार्य स्वीकार किए जाते हैं। जैसे कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि जाति का निर्धारण जो है प्रजाति गुणों के आधार पर भी किए जाने का हमें उल्लेख मिलता है। जैसे लंबी नाक और गौर वर्ण के लोग जो है आर्य तथा चपटी नाक तथा काले रंग के लोग अनार्य स्वीकार किए जाते हैं। डॉक्टर मजुमदार की भी मान्यता है कि जाति का स्तर रक्त की शुद्धता और सामाजिक वर्गों की पृथकता पर निर्भर है। जो जाति का स्तर है रक्त की शुद्धता और सामाजिक वर्गों के पृथकता पर निर्भर है। पांचवी बात है दोस्तों, जाति प्रथा के उद्भव के धार्मिक सिद्धांत को मान्यता प्रदान करने वालों में हेकार्ट व सेनाट विशेष रूप से उल्लेखनीय है। जो है जाति प्रथा के उद्भव के धार्मिक सिद्धांत को मान्यता प्रदान करने वाले में 2 प्रमुख लोग थे, एक हेकार्ट और दूसरा सेनाट। इन्होंने जो है इनकी मान्यता है कि जो माना के सिद्धांत के अनुसार जाति प्रथा का उद्भव हुआ मानते हैं, जो एक रहस्यमय शक्ति है, किंतु शरद चंद्र राय इससे सहमत नहीं है। उनके अनुसार माना की भावना संसार के सभी प्रजातियों में पाई जाती है। जो माना की जो भावना है जैसे कि मान लिए ये जो भावना है संसार की सभी प्रजातियों में पाई जाती है, परंतु भारत के अतिरिक्त अन्य किसी भाग में जाति प्रथा के उद्भव का वर्णन नहीं मिलता है दोस्तों। किंतु भारत के किसी अन्य भाग में जाति प्रथा के उद्भव का वर्णन हमें नहीं मिलता। उसी प्रकार छठवां विचारधारा दोस्तों सेनाट के अनुसार इष्ट देवताओं की भिन्नता और खान पान का अंतर भी उसके उद्भव के उत्तरदायी कहा जा सकता है। सेनाट की मान्यता है दोस्तों कि इष्ट देवताओं की भिन्नता और खान पान का अंतर भी इसके उद्भव के लिए उत्तरदायी कहा जा सकता है। हंटन ने सेनाट के सिद्धांत के विरोध में कहा है कि सेनाट की व्याख्या से यह निश्चित नहीं हो पाता कि जाति व्यवस्था व्यवसाय पर आधारित है अथवा धार्मिक क्रियाकलापों पर।
जो सेनाट दोस्तों, जो इनकी विचारधारा को हंटन ने इस विचारधारा को नकार दिया और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि सेनाट की जो व्याख्या से यह निश्चित नहीं हो पाता कि जो जाति व्यवस्था है वह व्यवसाय पर आधारित था अथवा धार्मिक क्रियाकलापों पर। उसी प्रकार दोस्तों जो सात्विक विचारधारा के लोग हैं, जाति प्रथा के उद्भव के लिए भले ही कोई कारण उत्तरदायी न रहा हो, जाति प्रथा के उद्भव के लिए भले ही कोई भी कारण उत्तरदायी न रहा हो, किंतु यह स्पष्ट है कि धीरे धीरे इस प्रथा ने पूरे समाज को अपने बंधन में जकड़ लिया दोस्तों। यद्यपि हम ये अगर एक शब्द में कहें कि जाति प्रथा के उद्भव के लिए कोई भी कारण जिम्मेदार रहा हो, जाति प्रथा के उद्भव के लिए कोई भी कारण जिम्मेदार रहा हो, किंतु यह स्पष्ट है कि धीरे धीरे इस प्रथा ने पूरे समाज में क्या है दोस्तों, जकड़ लिया है। वर्तमान में भी यही व्यवस्था है कि जाति प्रथा की इतनी कट्टरता व्याप्त है कि जो उच्च वर्ग के लोग अपने आप को बहुत सभ्य मानते हैं और वे जो है निम्न वर्ग को प्रताड़ित एवं दमित करने का प्रयास करते हैं। जनसंख्या की वृद्धि के साथ साथ भारत में चार प्रमुख जातियों के अतिरिक्त कई प्रजातियों का भी उद्भव हुआ दोस्तों। क्या हुआ दोस्तों, भारत में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती गई वैसे वैसे यद्यपि आरंभ से ही भारत में जाति व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन इसके अलावा कई उप प्रजातियाँ भी यहाँ उद्भव हुआ, उप प्रजातियों का भी यहाँ उदय हुआ। अलग अलग कार्य करने वाले लोग पृथक पृथक जाति को स्वीकार कर लिए। यानी यही हुआ जो अलग अलग कार्य करते थे उसी जाति व्यवस्था के द्वारा स्वीकार किए गए। राजा राम मोहन राय ने जाति प्रथा की कठोरता का विरोध करते हुए कहा, राजा राम मोहन राय ने दोस्तों जो जाति प्रथा की कठोरता का विरोध करते हुए इन्होंने कहा कि हमारे बीच में वह एकता के अभाव का प्रमुख स्रोत रही है। यानी उनका ये मानना था कि भारत में जो एक अनेकता है, इसका अगर एक प्रमुख कारण देखिए तो जाति प्रथा है। यानी उनका ये मानना था कि हमारे बीच में एकता के अभाव का जो प्रमुख स्रोत है, अगर हमारे देश में अगर एकता नहीं है, एकता का अभाव है, तो उसका प्रमुख कारण उन्होंने माना, राजा राम मोहन राय ने जाति व्यवस्था को ही प्रमुख कारण माना दोस्तों। एक अन्य विद्वान ने भी इसकी तुलना गले में लटके हुए मील के पत्थर से की है, जो हमारे शक्ति रस को निरंतर चूस रही है। यानी एक प्रकार से उनका यह भी कहना था दोस्तों कि जो जाति व्यवस्था है वह भारत के लिए पूरी तरह से जो है अनुकूल नहीं है, और ये जो है भारत की जो है संस्कृति को पूरी तरह से चरमरा रही है, पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। यानी जो भारतीय एकता को, भारतीय जो सांस्कृतिक वैभव है, जो संस्कृति है, उसको भी इन्होंने जो है निरंतर जो है इनके वैभव में कमी लाने का इनके द्वारा जो है जाति व्यवस्था के द्वारा प्रयास किया जा रहा है। यानी कहीं न कहीं दोस्तों, कहीं न कहीं जो भारत की एकता में जाति व्यवस्था जो है एक प्रमुख दोष के रूप में सामने हमें देखने को मिलता है। जाति व वर्ण में अंतर, अगर हम देखें दोस्तों कि जाति और वर्ण में क्या अंतर है। अगला है दोस्तों आपका जाति एवं वर्ण में अंतर। जाति एवं वर्ण में अंतर, वर्ण में अंतर, जाति एवं वर्ण में अंतर। जाति एवं वर्ण में क्या अंतर है। जाति और वर्ण में अंतर। कुछ विद्वानों ने वर्ण और जाति के पर्यायवाची शब्दों को वर्णित किया है। कुछ विद्वान ये मानते हैं दोस्तों कि जाति और वर्ण क्या है, एक दूसरे का पर्यायवाची है, किंतु वस्तु स्थिति पूर्णतया से भिन्न है। यद्यपि वस्तु स्थिति ऐसा नहीं है दोस्तों, जाति और वर्ण अलग अलग है। दोनों के मध्य पाए जाने वाले निम्नलिखित अंतर से स्पष्ट स्थिति जो है पूर्णतया रूप से स्पष्ट किया जा सकता है। यानी हम ये कह सकते हैं दोस्तों, जाति वर्ण में कुछ विद्वानों ने जाति और वर्ण को जाति और वर्ण को पर्यायवाची मानते हैं, लेकिन कुछ विचारधारा लेकिन वास्तव में ऐसी नहीं है। जाति और वर्ण जो है इनमें दोनों में बहुत अधिक भिन्नता जो है पाई जाती है दोस्तों। अब हम इसी को देखेंगे जाति और वर्ण में क्या मुख्य रूप से अंतर जो है पाई जाती है। तो पहला है दोस्तों, वर्ण कर्म प्रधान व जाति जो है जन्म प्रधान है। अगर हम वर्तमान परिदृश्य में जाति और वर्ण में अंतर अगर हम
अंतर को स्पष्ट रूप से रेखांकित करें तो सबसे पहली पॉइंट में आएगा दोस्तों, वर्ण क्या है, कर्म प्रधान है। जो वर्ण है वह कर्म प्रधान है, लेकिन जो जाति है वह क्या है, जन्म प्रधान है। ये पहला अंतर है दोस्तों। दूसरा अंतर है, वर्ण का आधार गुण व कर्तव्य के आधार पर किया जाता है। जो वर्ण का आधार है वह गुण व कर्तव्य के आधार पर किया जाता है, परंतु जाति का निश्चय जो है जन्म से ही किया जाता है, जबकि जाति का निश्चय जन्म से ही किया जाता है। और तीसरी पॉइंट, जाति व्यवस्था जटिल है। जो जाति व्यवस्था है वह जटिल है, किंतु वर्ण व्यवस्था में क्या होता है, लचीलापन होता है। जाति व्यवस्था में जटिलता है, यानी वर्तमान समय में हम जाति व्यवस्था बहुत जटिल है, लेकिन हम वर्ण व्यवस्था को देखें तो उनमें लचीलापन जो है पाई जाती है। अगला चौथा बिंदु है, चौथा पॉइंट है इसमें दोस्तों, वर्ण केवल 4 माने गए हैं। वर्ण केवल 4 माने गए हैं, जबकि जातियों की संख्या हजारों में है। वर्ण केवल 4 मानी गई है। वर्ण केवल क्या है, 4 मानी गई है, जबकि जो है जातियों की संख्या हजारों में है। और पांचवें अंतर में दोस्तों, जातियों में उप जातियों का होना पाया जाता है। जातियों में क्या पाया गया, जातियों में क्या पाया गया, उप जातियां भी पाई जाती है, किंतु वर्ण में उपवर्ण नहीं होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये यानी बहुत सारा अंतर है दोस्तों। जाति और वर्ण में हमें अंतर देखने को स्पष्ट रूप से रेखांकित करें तो इसमें बहुत सारा अंतर हमें देखने को मिलती है। जातियों में उप जाति पाई जाती है, लेकिन वर्ण में उपवर्ण नहीं पाई जाती। छठवां अंतर है मुख्य रूप से दोस्तों, वर्ण व्यवस्था भारत की सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है। जो वर्ण व्यवस्था है वह भारत की सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है, किंतु जाति प्रथा का स्वरूप अंतरजातीय है, अंतरराष्ट्रीय है। जो है जाति व्यवस्था भारत की सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है। जो जाति व्यवस्था है दोस्तों भारत की सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है, किंतु जो है जाति प्रथा का स्वरूप अंतरजातीय है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय है। जो जाति प्रथा का जो स्वरूप है वो अंतरराष्ट्रीय है, जबकि जातीय व्यवस्था भारत की सामाजिक व्यवस्था का एक अंग है। अतः स्पष्ट है कि वर्ण और जाति दो अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, उन्हें एक मानना जो है कदाचित असंगत है। इस प्रकार हम देखें दोस्तों, अब जाति और वर्ण में अंतर बहुत अधिक हमें देखने को मिलती है, और दोनों को पर्यायवाची मानना पूर्ण रूप से जो है अनुचित है। अब उसमें देखेंगे तो जनजाति, इसमें अगला हम देखेंगे दोस्तों जनजाति क्या है। ये तो अभी तक हम जाति देखो, फिर जनजाति क्या है दोस्तों। जनजाति लेखन, जनजाति के अंतर्गत दोस्तों भारत में जाति व्यवस्था स्वरूप प्राचीन काल से वर्तमान काल तक किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। जो भारत में दोस्तों हम देखें तो जाति व्यवस्था जो स्वरूप है प्राचीन काल से वर्तमान काल तक किसी न किसी रूप में क्या है, विद्यमान रहा है। निसंदेह उसके उद्भव में अनेक कारण सहायक सिद्ध हुए हैं। भारत में जो जाति व्यवस्था के उद्भव के संबंध में अनेक कारण जो है सहायक सिद्ध हुए हैं, किंतु जनजातियों के संदर्भ में जनजातियों के संदर्भ में प्राचीन ग्रंथों में कोई उल्लेख नहीं होता दोस्तों। हमें देखिए, ध्यान से सुनिएगा, भारत में जाति के उद्भव के संबंध में अनेक जानकारी हमें उपलब्ध प्राप्त हो, अनेक कारण जो है सिद्ध हुए हैं जाति के उद्भव में, लेकिन भारत में जनजातियों के संदर्भ में प्राचीन ग्रंथों में हमें कोई उल्लेख या संसाधन उपलब्ध नहीं होता, जिससे यह सरलता से स्वीकार किया जाता है कि जनजातियों का उद्भव जो है आधुनिक काल की ही देन है। जो जनजातियों के जो उद्भव है वह आधुनिक काल की ही देन है। जनजाति से तात्पर्य विशेष रूप से उससे है जो अत्यधिक पिछड़ी हुई और शहरों से बाहर अर्ध सभ्य जीवन जी रही है, जिसे हम जनजाति कह सकते हैं दोस्तों। यद्यपि वर्तमान समय में सरकार इन जनजातियों के उद्धार के प्रति भी चिंतित है। अगर हम वर्तमान समय में देखें, आधुनिक काल में देखें दोस्तों, तो इन जनजातियों के उद्धार के प्रति भी सरकार पूर्ण रूप से चिंतित है और उन्हें विभिन्न प्रकार की सहायता देकर उनकी उन्नति का मार्ग प्रशस्त जो है कर रही है। यानी जो है भारत सरकार के द्वारा जो है जनजातियों को उद्भव विकास हेतु जो है अनेक प्रकार के प्रयास जो है सरकार के द्वारा की जा रही है। जनजाति की अवधारणा अगर हम देखें दोस्तों, जनजाति की अवधारणा
जनजाति की अवधारणा। जनजाति का अभिप्राय उस मानवीय समूह से है, जनजाति का अभिप्राय उस मानवीय समूह से है जो आज भी अर्ध सभ्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जनजाति का अभिप्राय उस मानवीय समूह से है जो आज भी अर्ध सभ्य जीवन व्यतीत कर रहे हैं। उनके निवास स्थान या तो दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं में है अथवा घने जंगलों में। जो जनजातियों का जो निवास स्थान है या तो जो है दुर्गम पर्वत श्रृंखलाओं में है, पहाड़ में है दोस्तों, या तो घने जो है वनों में, जंगलों में है, जिन्हें एक विशिष्ट जनजाति के नाम से जो है जाना जाता है। हम जनजाति की अगर अवधारणा को देखें तो जनजाति का प्राय उस मानवीय समूह से है जो आज भी अर्ध सभ्य जीवन जीने के लिए व्यक्ति जीने के लिए बाध्य हैं या जीने अर्ध सभ्य जीवन जो है जो है अर्ध सभ्य जीवन जीने के लिए जो है ये जीवन जीते हैं। उनके निवास स्थान या तो जो है पर्वत श्रृंखला पर होती है या तो घने वनों में होती है, और जिन्हें एक विशिष्ट जनजाति के नाम से जो है जाना जाता है। गिलिन ने जनजाति की परिभाषा करते हुए लिखा है, गिलिन ने जनजाति के जनजाति को परिभाषित करते हुए लिखा है कि जनजाति ऐसे स्थानीय समुदाय का नाम है। जनजाति ऐसे स्थानीय समुदाय का नाम है जिसके सदस्य सामान्य प्रदेश में रहते हैं। जनजाति एक ऐसे स्थानीय समुदाय का नाम है जिसके जो सदस्य हैं वह सामान्य प्रदेश में रहते हैं और एक सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं और एक सामान्य संस्कृति का अनुसरण करते हैं। यानी गिलिन ने दोस्तों जनजाति को परिभाषित करने का प्रयास किए हैं। उसी प्रकार दोस्तों रिवर्स के अनुसार जनजाति को परिभाषित करने के लिए रिवर्स ने कहा है कि जनजाति का एक सरल सामाजिक समूह है। जनजाति एक सरल सामाजिक समूह है जिसके सदस्य सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं और मिलजुल कर कार्य करते हैं। रिवर्स के अनुसार दोस्तों कि जनजाति एक सरल सामूहिक समूह है जिसके सदस्य सामान्य भाषा का प्रयोग करते हैं और मिलजुल कर जो है रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं और मिलजुल कर जो है कार्य करते हैं। ये इनको हम क्या कर सकते हैं, जनजाति कह सकते हैं। विभिन्न जनजातियों ने जिनके नेता अलग अलग व्यक्ति थे, अगर हम समय के परिदृश्य को देखें दोस्तों तो विभिन्न जनजातियों ने जिनके नेता अलग अलग थे, समय समय पर विद्रोहों के माध्यम से अपनी महत्व को स्वीकार करने के लिए अपने महत्व को स्वीकार कराने के प्रयास किए, जो इस प्रकार हैं। बहुत सारे दोस्तों जनजाति के द्वारा जो है जनजाति समुदाय के द्वारा जो है अनेक प्रकार के जो है विद्रोह किए गए। इसको जो है हम इतिहास में जो है प्राथमिकता देते, इतिहास लेखन में हम क्या है उनको प्राथमिकता देते हैं। इस प्रकार दोस्तों जैसे मुख्य रूप से दोस्तों खोंड विद्रोह का संचालन चक्र बिसोई और राणा कृष्ण दंडसेन को माना जाता है। जैसे जनजातियों का जो प्रमुख विद्रोह है दोस्तों उनमें है मुख्य रूप से खोंड विद्रोह। क्या विद्रोह? खोंड विद्रोह। और इनके जो प्रमुख और इनका संचालन करने वाले थे चक्र बिसोई और जो है राणा कृष्ण दंडसेन। इनको जो है खोंड विद्रोह का संचालन इनके द्वारा जो है खोंड विद्रोह का संचालन किया गया दोस्तों। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू हैं। इसी प्रकार मुंडा विद्रोह, ताना भगत आंदोलन, रंपा विद्रोह, खांसी विद्रोह और नागा विद्रोह के नेता क्रमशः बिरसा मुंडा, जतराम भगत व बलराम भगत, अल्लूरी सीताराम राजू, सरदार तीरथ सिंह और रानी गडिनल्यू जो नागा विद्रोह के नेता थे। रानी गडिनल्यू इनको जो है इन्होंने जो है भारत छोड़ो आंदोलन में दोस्तों रानी गडिनल्यू ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी दोस्तों। नागा विद्रोह का इन्होंने संचालन की थी। इन सभी नेताओं ने अपनी अपनी जनजाति के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की और सरकार का ध्यान जो है आकर्षित करने के लिए विद्रोह का अवलंबन किया। कहीं कहीं दोस्तों जो भारत में जनजाति के द्वारा विभिन्न प्रकार के विद्रोह किए गए और इन विद्रोह के द्वारा अपनी महत्ता को प्रतिपादित की गई और सरकार का ध्यान जो है अपनी जनजाति के उत्थान में विकास करने हेतु उन्होंने ध्यान आकर्षित किया। यही कारण है कि विभिन्न जनजाति से संबंधित लोग न केवल राजनीति में
अपनी सक्रियता बनाए हुए हैं, अपितु खेल के मैदान में भी अपनी श्रेष्ठता स्थापित किए हुए हैं। अगर इन्हीं के कारण दोस्तों इन जनजाति समुदाय के लोग भी या तो राजनीति में अपनी प्रमुखता स्थापित किए हुए हैं या तो जो है खेल में भी अपनी श्रेष्ठता स्थापित किए हुए हैं। सरकार के इनके सामाजिक सरकार भी जो है दोस्तों इनके सामाजिक स्तर की दृष्टि से उनको जो है सामाजिक स्तर से दृष्टि से ऊंचा उठाने के लिए सरकारी नौकरियों में आरक्षण देकर जो है उनकी उन्नति का मार्ग भी प्रशस्त किया है। यद्यपि इन जनजातियों समुदाय के लोगों को जो है सरकार के द्वारा जो है आरक्षण प्रदान करके इनके उन्नति का मार्ग भी जो है प्रशस्त किया जा रहा है, प्रशस्त किया गया है। आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि अपनी शारीरिक क्षमता के कारण वे सभी क्षेत्रों में भारत के नाम को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करेंगे। हम आशा करते हैं दोस्तों भारत में अगर हम इतिहास लेखन के अंदर देखें, जातीय और जनजातीय इतिहास लेखन के बारे में देखें तो जातीय और जनजातीय इतिहास लेखन जो है प्राचीन काल से भारत में ये जातीय और जनजातीय इतिहास जो है हमें देखने को मिलता है। और जातीय व्यवस्था जो है प्राचीन काल से जो जातीय व्यवस्था थी भारत में इतिहास लेखन के अंतर्गत प्राचीन काल से ही भारत में इतिहास जो है हमें ऋग्वेद में जाति व्यवस्था का वर्णन मिलता है और वर्ण व्यवस्था का हमें ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में भी हमें देखने को मिलता है। और यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बारे में भी हमें उल्लेख देखने को मिलती है। इस प्रकार जो इतिहास लेखन में दोस्तों जाति व्यवस्था का जो उद्भव एवं विकास हम जाति व्यवस्था के बारे में इतिहास लेखन में हम ऋग्वेद से हम ये बातें हमें जानकारी प्राप्त होती है। और उसी प्रकार अगर हम देखें तो जनजातीय इतिहास के बारे में जानकारी यद्यपि प्राचीन काल में हमें स्पष्ट रूप से जानकारी उपलब्ध साधन नहीं है, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो जनजातीय इतिहास लेखन के बारे में जानकारी हमें मुख्य रूप से आधुनिक इतिहास से मिलती है दोस्तों। और इसका उद्भव एवं विकास अगर हम विशेष रूप से देखें तो आधुनिक काल के अंतर्गत ही जनजातीय इतिहास लेखन का उद्भव एवं विकास हुआ। और अगर हम जनजाति ब्रिटिश सरकार भारत सरकार के द्वारा भी भारत में जनजाति के विकास हेतु जनजाति लोगों के को सरकारी नौकरियों में जो है उनको आरक्षण देने हेतु उनके उन्नति का मार्ग प्रशस्त करने हेतु उनको आरक्षण भी दिया गया है दोस्तों। इसके अलावा इस आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि अपनी शारीरिक क्षमता के कारण वे सभी क्षेत्रों में भारत के नाम को ऊंचा उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह जो है करेंगे। सरकार ने भी इनके उत्थान और कल्याण के लिए कुछ जो है संवैधानिक और प्रशासकीय व्यवस्थाएँ की है। यद्यपि सरकार ने इन जनजातियों के विकास करने के लिए कुछ संवैधानिक और प्रशासकीय व्यवस्थाएं भी जो है भारत सरकार के द्वारा की जा रही है या और की गई भी है। साथ ही उनके कल्याण कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था, पेयजल, आर्थिक विकास, साथ ही उनके कल्याण कार्यक्रम में शिक्षा व्यवस्था, पेयजल, आर्थिक विकास, निवास सुविधाएं, लघु उद्योग स्थापना और यातायात व संचार व्यवस्था को जोड़कर उनके उन्नति का मार्ग जो है प्रशस्त कराने में जो है प्रयासरत है। यानी कहीं कहीं दोस्तों इन जनजाति इतिहास के बारे जनजाति के बारे में जनजाति समुदाय के उत्थान के बारे में जो है भारत सरकार के द्वारा जो है समय समय पर जो है नियमकरण बनाए गए और आदिवासी विभाग भी स्थापित की गई और कहीं कहीं इनको संरक्षण देकर और उनको कहीं कहीं संरक्षण देकर या आरक्षण देकर जो है इनको मार्ग इनको जो है उनके नौकरियों में या फिर जो है उनको जो है उनकी आर्थिक स्थिति को उनको जो है समाज में स्थान दिलाने हेतु उनके जो है भारत सरकार के द्वारा समय समय पर प्रयास भी की जाती है और उनके लिए जन कल्याणकारी कार्य और उनके लिए जो है विशेष योजनाएं भी समय समय पर इन जनजातियों के लिए विकास हेतु भारत सरकार के द्वारा की जाती है। इस प्रकार दोस्तों जाति और जनजाति इतिहास लेखन के बारे में अगर हम देखें तो जाति का उद्भव जो है प्राचीन काल से हमें देखने को मिलती है, लेकिन जनजाति इतिहास लेखन का उद्भव हमें वर्तमान काल में देखने को मिलती है। यानी हमें प्राचीन काल में हमें जनजाति शब्द के बारे में जनजातियों के बारे में बहुत अधिक उपलब्ध जानकारी प्राप्त नहीं होती, यानी इनके स्रोतों की अभाव है। लेकिन जो है आधुनिक काल में इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इन जनजातीय इतिहास लेखन के बारे में बहुत अधिक जानकारी जो है हमें आधुनिक भारत में भी देखने को मिलती है। इस प्रकार दोस्तों भारत में जातीय और जनजातीय इतिहास लेखन के बारे में बहुत अधिक लिखा गया है और वर्तमान समय में भी दोस्तों ये जो है इस जाति और जनजाति के बारे में बहुत अधिक लिखा जा रहा है। इस प्रकार दोस्तों ये आपका
भारत में जाति एवं जनजाति इतिहास लेखन का ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक से अगला टॉपिक में फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, साधुवाद, जय हिंद।